अब यहाँ अपने को कितने तरह का, अब ये फाइनल आपका ये है, क्या बोलते हैं, लेक्चर है इस सब्जेक्ट पे। हमें यहाँ कितने तरह का मिला, राशियां। राशियां कितना प्रकार का है भाई, हमको कितने तरह का मिले हैं? 3 प्रकार के। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ये ये हमें ये 3 प्रकार के राशि मिले। तो चर, स्थिर, ये हम देखेंगे कहां से? द्विस्वभाव, ये इस राशियों का मतलब क्या है? ये हमको देखना है लगन से। लग्न से इसको देखना है, राशि से मतलब नहीं है। राशि मतलब क्या है? जहां चंद्रमा बैठा है उसको कहते हैं राशि। और जहां मतलब उदित होता है, पृथ्वी जिस समय हमारे जन्म के समय पृथ्वी जितने डिग्री में है उसको कहते हैं हमारा लगन। लग्न। तो लग्न के हिसाब से हमको देखना है। अब इसके गुण धर्म आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चर का क्या है, स्थिर का क्या है, और देवत्वक या द्वि स्वभाव का क्या है। हम यहां से क्या क्या चीज जान सकते हैं? ये उस मतलब ये 12 जो खान है, मेष से लेके मीन तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये जो 12 राशि में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति हो, वहां से हम क्या जान सकते हैं? उसके सबसे पहला हम जानते हैं उसका चरित्र, उसकी स्वभाव कैसा होगा, उसकी मति कैसी होगी, उसकी गति कैसी होगी, उसका प्रकृति कैसा। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति की स्वभाव या प्रकृति की विचार उसी समय कर सकते हैं जब हमें ये पता है कि ये किस लगन में उदित हुआ। चर में होगा तो एक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं चंचल, स्थिर में होगा तो धीर गति में उन्नति, और द्वि स्वभाव का मतलब होता है ये दो मुखा, द्विमुखी गुण होगा इसका। कभी कभी किसी व्यक्ति पे आपने देखा होगा बहुर्मुखी गुण होते हैं। बहुर्मुखी गुण, बहिर्मुखी मतलब जीनियस पर्सन, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक नहीं, लाखों तरह का बहुमुखी प्रतिभा लेके पैदा हुआ था। तो इस तरह के लोगों को जब हम विचार करेंगे तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति की द्विमुखी गुण है या बहिर्मुखी गुण है या बहुमुखी गुण है? थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ी सी मैं लिख देना चाहूंगा ताकि बहिर्मुखी, द्विमुखी और बहुमुखी में फर्क है। एक द्विमुखी और एक है बहुर्मुखी। बहुर्मुखी यानी ये मल्टीजीनियस, इसका मतलब होता है मल्टी जीनियस पर्सन।
इसमें बहुत सारे गुण है, बहुत सारी प्रतिभा है। ये ये हो गया द्वि स्वभाव वाला, या द्वैत्वक जिसको हम बार बार बोलते हैं, ये हो गया द्वि स्वभाव वाला। अब हमें यह समझना है कि इसके अलावा भी तो मनुष्य के एक मनुष्य को, अब देखो, अब सभी कुछ ना कुछ सभी के एज हुए हैं। आपके आसपास के प्रकृति या उसके परिवेश को देख के मनुष्य के बारे में कुछ तो धारणा आपको पैदा हुआ होगा, धारणाएं तो जरूर हुई होंगी ना। और इस इन धारणाओं से क्या एक मनुष्य को थोड़ा बहुत भी आप डिफाइन कर सकते हैं? मनुष्य के गुण, उसके चलन, उसके चाल, है ना, उसके कई सारे चीजें तो आती है ना। तो क्या आपने इसको कभी गौर किया, कभी समझने की कोशिश किया कि इसकी प्रकृति कैसा है? देखिएगा, कभी कभी आप कोई भी व्यक्ति को देखते हैं, अगर आपके फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मेल नहीं खाता है ना, देखिए, आप हो सकता है वो उस व्यक्ति से पहली बार लाइफ में मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी चरित्र या उसका मतलब बिहेव आपको पसंद नहीं आ रहा हो। ऐसा होता है ना मनीषा जी? जी होता है सर। होता है। गुड। संजीव जी, होता है ऐसा। तो ये जानते क्यों? क्योंकि यही है आपकी प्रकृति की फ्रीक्वेंसीज। अगर जैसे कोई, आप जैसे मल्टीवर्सेस अगर है, मल्टीवर्सेस अगर आपका क्वालिटी है, मल्टीवर्सेस अगर ये आपका वर्सेस अगर क्वालिटी है, तो आप ना किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमारे शास्त्रों में क्या बोला हुआ है, इंसान कितने प्रकार का है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आज पूरा आपको, मतलब हमारे जितने कहावत है, वो सारा कहावत का निचोड़ ला रहा हूं। यहां इंसान कितने तरह का है? अधम, नाम सुने होंगे ना, ये सब वर्ड सुने होंगे ना। अधम, मध्यम, सुने हैं या उत्तम। नहीं? सुने हैं सर, सुने हैं। आध्यम मध्यम उत्तम। हाँ, अध्यम, मध्यम और उत्तम। उत्तम, ये यही है वो तीन प्रकार के लोग। अब देखिए, यहां जैसे आपके वहां पे प्रकृति तीन प्रकार की थी, कौन सा? चर, स्थिर और द्विस्वभाव। यहां पे भी देखिए तीन ही है, तो अध्यम, मध्यम और उत्तम। अधम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ, जिसका जो कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल गया, मतलब गया गुजरा टाइप का उसका मेंटेलिटी होता है। इसके पास बुद्धि की विकास नहीं है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर बोलूं, तो थोड़ा सा और आपको बोल सकता हूं, यह है विचारहीन। थोड़ा इसको आप समझिएगा, विचारहीन। महाभारत की उदाहरण लेके हम इस चीज को बोल सकते हैं। ये शायद ओशो रजनीश ने भी, मतलब कुछ हद तक ऐसे मिली जुली शायद वर्ड उनका कोई लेक्चर में है, शायद। माने मैं एग्जैक्टली चूंकि जानता नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बोल नहीं सकता हूं। बट यहां देखिए, एक होता है विचारशील। विचारशील, और मैं इसको अंग्रेजी के हिसाब से भी समझने की कोशिश करूंगा। और एक होता है निर्विचार। निर्विचार,
अब विचारहीन का मतलब क्या है? इसके पास कोई विचार है ही नहीं, इसका बुद्धि की विकास हुआ ही नहीं है। विचारशील ये ज्यादातर लोग हैं। अब इसके कैरेक्टर को समझिए। अधम ये हमेशा ना परचर्चा करेगा। परचर्चा समझते हैं? परचर्चा समझते हैं? पर निंदा, पर चर्चा, ये टर्म जी सर। टर्म से परिचित है या नहीं? जी सर। सर दूसरों के बारे में बातें करता हाँ, रहता ये होगा। लोगों के बारे में बात करेगा। दूसरा मतलब कोई भी हो सकता है, लोगों के बारे में बात करेगा। ये पर निंदा, पर चर्चा, इसका ये लोगो है, इसका लोगो है, ये टैगमार्क है। यही है विचारहीन। मध्यम क्या है? ये हमेशा इवेंट की बात करेगी। माने मध्यम वर्ग या मध्यम वाली। इवेंट का मतलब क्या होता है ना, घटना। ये लोग घटना के बारे में बात करेंगे, इवेंट। जैसे फलाना जगह पे ये हुआ, वो आप देखिएगा, ये तीन लोगों से ही आप मिलते हैं दिन भर। एक किसी से भी आप मिलते हैं तो वो जानते हो कल ना वो आदमी का वो है, ऐसा हुआ, उसकी बीवी भाग गई, है ना, उसका हस्बैंड भाग गया, उसके साथ ऐसा झगड़ा हो गया। ये हो गया वो इस टाइप के लोगों का पहला श्रेणी का। दूसरा क्या? अरे मत बोल, वहां पे ऐसी घटना घट गई। उसके मुंह से दिन भर खाली घटनाओं की वर्णन सुनते रहेंगे। और ये एक ऐसी व्यक्ति होंगे जहां आपको आइडियाज मिलेगा। आइडियाज। अरे तुम ऐसे लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसे करो ना। ऐसे करोगे तो फिर आपकी कंडीशंस बेटर हो जाएगी। बोलते हैं ना ऐसा। इसी तरह की बातें होते रहती है ना उनके विचार में। अब यहां महाभारत, आप चूंकि हर कोई इसकी कहानी को जानते हैं, तो विचारहीन में आप इसको रख लीजिए। किसको बता रहा हूं? इसको आप रख लीजिए भीम को। भीम विचारहीन। विचारशील को आप रख लीजिए अर्जुन। अरे वो शरणु, शरणु आप म्यूट कर लो। ये होता है अर्जुन। कलर समझ में नहीं आ रहा है ना। अर्जुन, इसका एक चरित्र का एक चीज होता है, तुरंत ढीला पड़ जाता है। ठीक है। और ये हो गया कृष्ण। ये हो गया कृष्ण। अब सोचो, कृष्ण को हर चीज पता है। ये तीन प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं और हमें इन तीन प्रकार के लोगों के साथ दिन भर मिलना है। यही तीन है जो हम ये 12 खान में देखते हैं। अब सिर्फ राशि तत्व को समझने से ये तीन प्रकार के लोग को हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए चार लगन की कुछ कंडीशंस ऐसा है, कुछ चार लगन की इसकी भी है और कुछ चार लगन की इसकी भी है।
अब स्थिर लगन के भी ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, स्थिर के ऐसे भी हो सकते हैं, स्थिर के ऐसे भी हो सकते हैं, दी स्वभाव की भी ऐसे हो सकते हैं, दी स्वभाव का ऐसा भी हो सकता है, दी स्वभाव का ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये तीन प्रकार के लोग हम कहां कहां और कैसे संपर्क में आ रहे हैं? इनमें से कौन विचारहीन है, कौन विचारशील है और कौन निर्विचार व्यक्ति है, उसके लिए आपको D9 चार्ट उसका देखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि D1 चार्ट से पूरी तरह से अपना फल कथन कभी मत करना। D1 चार्ट से कभी फल कथन मत करना। स्ट्रेंथ देखने के लिए सीधा सपाट सबसे पहले जाना D9 चार्ट में। जब तक आपको D9 चार्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आपको इसके एक्चुअल वर्सन्स या एक्चुअल मीनिंग पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? जी सर। समझ में आ गया ना संजीव जी? जी जी सर। चलिए अब वो देखेंगे कैसे, उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्याख्यान कर दूं। ये कैसा हो गया? आप इसको समझते हैं सर, तब जाके आगे बात करते हैं। ये इतना दूर तक तो क्लियर हो गया ना? हमें हमें ये तीन प्रकार के लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? D9 चार्ट से देखना क्या है वो अब मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन भी कर लेना, और कोई भी डाउट हो वो डाउट भी क्लियर भी कर लेना। हमको ये क्यों देखना है? मूल प्रकृति के जो विचार है, मूल प्रकृति के हम जो विचार करेंगे वो कहां से? लग्नोदित राशि और उसके नवांश राशि से, ये दोनों की बलाबल की फर्क देखेंगे। उसकी जो क्या कहते हैं उसके अंदर, मतलब अरे फर्क फर्क मतलब डिफरेंसेस, डिफरेंसेस देखेंगे, और वहां से अपने को लग्न राशि से मूल प्रकृति और नवांश राशि से उस प्रकृति के ऊपर शुभाशुभ जो भी प्रेरणा होगी वो देखना पड़ेगा। फिर से समझ लेना, अपने को क्या देखना है? यहां पे दो ही चीज खास करके आपको देखना है।
एक, अरे यार पेन कहाँ चला गया, अच्छा ये कैसे, क्या हो गया ये, समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई यहाँ आप कंप्यूटर के बारे में किसी को पता है, ये कैसे समझ में आएगा, ये हम लिखेंगे कैसे, गड़बड़ा गया पूरा। सर वो जो है वो उस पे क्लिक कीजिए सर। कहाँ पे? सर ड्रो ड्रो है इंसर्ट के आगे सर। इंसर्ट के आगे, कहाँ, यहाँ, ये वाला? ऊपर ऊपर। सर ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला? हिस्ट्री, हिस्ट्री और लेफ्ट आइए सर, ये वाला? जब फिर फाइल होम सब लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो वो तो ये आ गया, दूसरा आ गया। हमको यहाँ से जैसे हम रेगुलर लिखते हैं वो चीज कहाँ चला गया, वही तो हमको खोज के नहीं मिल रहा है, वही तो नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, मिल गया शायद, देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए। वो लिखने का जगह कहाँ चला गया, अरे जहाँ पेन आता है सब। सर यूनिट नहीं सर यूनिटाइट। सर माय अरे नोटबुक क्या सामने। अरे छोड़ो छोड़ो, माई नोटबुक, अच्छा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं, अब लग रहा है मुझे वो ये यूज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, कर लेंगे, कर लेंगे, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अ, यहाँ अपने को करना क्या है, हम क्या देखना है, लग्न, मतलब लग्न राशि से उसके मूल प्रकृति देखेंगे, लग्न राशि से मूल प्रकृति देखेंगे, मूल प्रकृति, और बाकी क्या देखेंगे, हम उसकी जो क्या कहते हैं, नवांश राशि है, नवांश, नवांश, ये दिख रहा है बाबू, ये दिख रहा है क्या? सर ऊपर वाला क्लियर है, नीचे वाला क्लियर नहीं है। देखिए, आ गया। हाँ जी सर, जी सर। न, जी न, सर, नमांश लिखा हुआ है। हाँ, नवांश राशि से हम देखेंगे कि शुभाशुभ जो भी गुण होगा, शुभाशुभ, शुभाशुभ का मतलब होता है शुभ और अशुभ, ठीक है, शुभाशुभ, वो प्रेरणा, वो देखेंगे, मतलब इसके ऊपर क्या अभिव्यक्ति आता है, क्या ज्ञान आता है, वो चीज हम देखेंगे। और इसी के और साथ में अपने को चाहिए क्या है, साथ में चाहिए चंद्र के अवस्थान, साथ में चाहिए चंद्र राशि, यानी चंद्र कुंडली जिसको बोलते हैं ना, वो वाला चंद्र कुंडली की स्थिति, ये अपने को देखना है, बस ये तीन ही चीज देखना है, ये तीन चीज, ये जितने भी राशि तत्व में जो भी चीजें हैं, अपने को ये तीन भागों में से आपको वर्णन करना है, तभी वो जो तीन प्रकार मैंने बताया, वो तीन प्रकार यहां पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्लियर, समझ में आया? सर ये चंद्र कुंडली की स्थिति मतलब? चंद्र कुंडली का मतलब होता है संजीव जी, हमारी जैसे एक कुंडली अगर हम खोलते हैं तो चंद्रमा किसी एक जगह पे होता है ना, हाँ जी, तो उसके बारे में तो आ, पता है सर। बता देता हूँ, चिंता मत करिए आप। जैसे यहाँ आपका ये जैसे ये एक चंद्रमा है,
ओ, अरे भैया, यहाँ पे अब लिखना बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। पेन कहाँ चला गया यार, खोजने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। जी अच्छा, सर, वो तो पता है जहाँ चंद्रमा अब बैठता है यहाँ वहां देखिए, पर जैसे चंद्र। यहाँ पे मून है ना, जी सर। ये मून को लगन मान के ये पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, इस तरह से गिनेंगे तो आपको चंद्र कुंडली मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं चंद्र कुंडली। हाँ सर, वो तो पता है, पर इसमें मतलब चंद्र कुंडली की स्थिति बोली ना आपने। हाँ, जैसे यहाँ पे, मतलब जैसे आपने को राशि के अवस्थान तीनों जगह पे देखना है। एक तो आपका लगन कुंडली से देखना है, जैसे ये मेष राशि का कुंडली है, ठीक है, मेष राशि का हाँ, कुंडली है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेष हो गया चर का, ये हो गया स्थिर का, ये हो गया द्वि स्वभाव का। अब यहां से आप स्टार्ट करिए, ये मून, ये भी देखिए चर का है, ये हो गया स्थिर का, ये समझ में आ रहा है आपको? जी 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 सर, आ गया समझ में, चर से शुरू जैसे समझ गया। माने सॉरी, ये जैसे अग्नि तत्व का है, ये भी अग्नि तत्व का है, बट ये स्थिर है, ये स्थिर है। समझा पा रहा हूं? मैंने इसलिए तो जी उल्टा जी पुल्टा सर। बोला। हम्म। नहीं नहीं सर, समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे 1 4 7 10 एक बस। कगार पे आते हैं, उसके बाद आता है नेक्स्ट 2 5, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी तरीके से चलना है। तो ये जो है जी सर। स्थिर है, बट ये भी अग्नि तत्व है। तो तत्वों को ध्यान में रखना है और राशियों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ चंद्रमा किस जगह पे है, उसकी अवस्थान कैसा है, वहां से सेकेंड, जैसे भेनास केतु चंद्रमा से सेकेंड में है, और ये है छठा में कन्या, ये द्वि स्वभाव में आ गया। क्लियर? जी 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 सर। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। बस इसी तरीके से देख के, देखने के बाद ही आपको फाइनलाइज करना है कि इसकी चरित्र कैसा होगा। मैं ये कभी नहीं बोलता हूं कि लगन देख के करिए, लगन देख के आपको एक आइडिया मिलेगा, और वो आइडिया होगा 35% या 40%। ओके, फिर आप चंद्र कुंडली देखिए, वहां पे आपको और 25% का एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगा। या मान लीजिए इसको आप यहां से 50% आपको मिल जाएगा लगन कुंडली से, D1 का। लेकिन 25% आपको यहां से लेना है, और 25% आपको D9 चार्ट से, इस चार्ट से लेना है। तब जाके आप प्रॉपर उसका मतलब फल कथन प्रॉपरली कर पाएंगे। अदरवाइज प्रॉपरली फल कथन संभव नहीं है। नहीं तो फिर वो आधा अधूरा नीम हकीम खतरे जान वाला होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग नीम हकीम खतरे जान मत करो। और इसके लिए ना हर एक दिन कम से कम 2 4 5 जितना कुंडली मिलेगा, वो देख देख के उसके लाइफ के साथ मिलाते रहो कि मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। और अगर कहीं डाउट होता है, मेरे से डायरेक्ट पूछो। कुंडली अभी प्रैक्टिकली चल रहा है, तो प्रैक्टिकल में वो कुंडली आप डायरेक्ट मेरे को दो, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं फिर। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं संजीव जी? हाँ जी जी सर। अरे लोगों का खोज खोज के कुंडली निकालो, बोलो भैया अपना कुंडली देना तो मैं तेरा लाइफ को देखना चाहता हूं। जितना फ्रेंड सर्कल है, साइकिल है, अच्छा जितना फ्रेंड सर्कल के बात तो बाद ही छोड़ दीजिए, पहले घर परिवार को देखिए, अपने मम्मी पापा का जीवन देखिए, अपने अपना खुद का जीवन, अपना वाइफ का लाइफ को देखो, है ना? आप उनको भी नहीं समझ सकते, आपके जो बच्चे हैं उनके लाइफ को देखो, कि आपको तो उसके बारे में पूरा डे टू डे का जानकारी है, तो उसके लाइफ को देखो, अब फिर वहां से मिलाओ, मिलाओ, प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस का कुंडली देखना संभव नहीं है।
लक्ष्मी जी ठीक करती हैं, वो कुंडली देखती हैं, वो किसी ना किसी का कुंडली देखती हैं और मेरे से पूछती भी हैं। आप लोग भी करो। कुंडली देखना एक एक्सपीरियंस वाली बात है। यहाँ ऐसे बहुत सी चीजें ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं याद नहीं आता है, लेकिन ये कुंडली का जब विश्लेषण करूंगा तो मैं आपको एक एक ऐसा ऐसा चीज बता सकता हूं जो मैंने पढ़ाया भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाते समय ब्रेन एक तरह से चलता है, लेकिन कुंडली जब देखते हैं, जब दृष्टि देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन दिमाग में आता है कि अरे आपने तो ये चीज बोला ही नहीं था कभी। मैं मानता हूं इस चीज को। तो इसलिए देखिएगा, कुंडली जब विश्लेषण करता हूं मैं अलग आदमी हूं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। चलिए, राशि तत्व तो अब क्लियर हो गई ना सारे सभी को? कोई क्वेश्चन किसी को हो तो मेरे से पूछ लिया करें। लक्ष्मी जी, क्या द्रेकान वगैरह पढ़ना है? हो रहा द्रेकान? सर वैदिक पे हैं तो वैदिक की तो सर जानकारी पूरी वो आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे ना सर। नहीं नहीं, आप लोग जैसा बोलेगा, देखिए वो बहुत बेसिक है, तो चूंकि मैंने सोचा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, तो इसलिए मैं सर ये बात सच है कि जो सर वर्गा पे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके पढ़ाने का और अदर के पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, चलिए पढ़ाऊंगा है ना सर? ठीक। सर कल तो पता नहीं शायद क्लास कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं, क्योंकि बता दूंगा मैं, क्लास अगर होगा तो भी बता दूंगा, और नहीं होगा तो भी मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, जी सर। चलिए, सभी को गुड नाइट। अरे प्रैक्टिस करिए भाई प्लीज, सबको प्रैक्टिस करिए और मेरे को तंग करिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी में उतने पारंगत बन जाए, मतलब आपको किसी की आवश्यकता ना हो और ना ही डॉक्टर पात्र की आवश्यकता हो। सर कल मैं एक चार्ट डालती हूँ ग्रुप पे, सब उस पे बिल्कुल एनालिसिस। बिल्कुल, डालिए डालिए। अरे अब देखिए, ये आ गया, आ गया, यही इसी को खोज रहे थे। अब भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं पढ़ाऊं ऐसे लिख के। अब देखिए आ गया। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। गुड नाइट सभी को। अब कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लिया करो, कोई भी डाउट हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है ना, वो सालों साल पढ़ते रहते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है, बड़ा भास्ट है। कभी कोई और मीनिंग निकल के आता है। आज कुछ वर्ड मैंने आप लोगों को बोला, उसका मीनिंग समझाया, हो सकता है आज 100 दिन के बाद मैं आप लोगों से उसी वर्ड पे बात करूं, मीनिंग कुछ दूसरा ही बताऊं। होता है ऐसा, होता है ना। कभी कभी हम लोग भी पजल्ड हो जाते थे, तो फिर गुरुजी बाद में बोले कि अरे बाबा, ऐसा होता ही है, क्योंकि उसके कैरेक्टर तो सारा हम थोड़े तेरे को याद करके बोल सकते हैं। तो वैसे मैं आप लोगों को भी बोलता हूं कि आप लोगों को सारा कैरेक्टर तो नहीं बोल पाता हूं मैं, क्योंकि आधा आधा से ज्यादा दिमाग में रह जाता है, वो निकलता नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो वो